कुछ ही दिनों में गोपाल की शादी बीना से होने वाली थी। दोनों तरफ शादी की शॉपिंग चल रही थी। इकलौता बेटा होने के कारण शादी का कार्ड बांटने के लिए गोपाल को ही रिश्तेदारों के घर जाना पड़ रहा था, जहां गोपाल को खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहा था। काकी जी, ये मेरी शादी का कार्ड है। पिताजी शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए वे आ नहीं पाए, लेकिन आप सब लोग शादी में जरूर आइएगा। 24 तारीख को मेरी शादी है। गोपाल बेटे, मैं और तेरे काका जी, चिंटू, बबली सब लोग तेरी शादी में जरूर आएंगे। ये ले, अपनी शादी की खुशी में मुंह मीठा कर। बेसन का हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है, और ये मावे का लड्डू भी खा ले। ये तेरी बहन बबली ने बनाए। वाह, बेसन का हलवा और मावे का लड्डू। गोपाल ने खूब हलवा और लड्डू खाए। काकी जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट हैं। तुझे लड्डू अच्छे लगे? तू रुक, मैं अभी आई। काकी रसोई में गई और एक डब्बा लड्डू ले आई और गोपाल को दे दिया। ये लेता जा, जब जब दिल करे तब खा लेना। अरे नहीं काकी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे खा ले, इसके बाद तो तू बीवी के हाथ के बने लड्डू ही खाएगा। गोपाल लड्डू का डब्बा लेकर घर आ गया। दूसरे दिन, माँ, मैं शादी का कार्ड लेकर ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस वालों को भी इनवाइट करना है। हाँ गोपाल बेटे, ऑफिस वालों को शादी में बुलाना मत भूलना। गोपाल शादी के कुछ कार्ड ऑफिस लेकर गया और ऑफिस में सबको शादी में आने के लिए कहा। अरे भाई, गोपाल की शादी होने वाली है। शादी से पहले बैचलर पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, हमें तो बैचलर पार्टी चाहिए। तो ठीक है, आज शाम को 6 बजे मेरी तरफ से गोपाल की बैचलर पार्टी होगी। आप सब लोग इनवाइटेड हैं। गोपाल के बॉस ने एक बारबेक्यू नेशन में बैचलर पार्टी रखी थी। ऑफिस के सारे लोग पार्टी में आए थे। पार्टी में खाने के लिए इतनी सारी चीजें थी कि उन्हें गिनना भी मुश्किल था। पार्टी में गोपाल ने ढेर सारे पकवान खाए। खाने के बाद गोपाल को बहुत जोर की डकार आई। आज तो मैंने बहुत खा लिया। क्या करूं, खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। रात में जब गोपाल घर जा रहा था तो रास्ते में, लगता है आज खाना पचाने के लिए हाजमोला खाना पड़ेगा। गोपाल ने एक दुकान से हाजमोला खरीदा और घर आ गया। गोपाल बेटे, खाना लगा दूं? नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया है, तुम लोग खा लो। गोपाल हाजमोला की शीशी लेकर अपने कमरे में आया। वो हाजमोला खाने ही वाला था कि उसकी नजर टेबल पर रखी लड्डू के डब्बे पर गई, जो काकी जी ने दिए थे। हाजमोला बाद में खा लूंगा, पहले लड्डू खा लूं। गोपाल ने एक लड्डू खा लिए। लड्डू इतने स्वादिष्ट थे कि गोपाल से रहा नहीं गया। उसने 2 लड्डू और खा लिए और जोर की पुकार मारी। अब तो पेट में हाजमोला खाने की भी जगह नहीं बची है। गोपाल बिना हाजमोला खाए ही सो गया। दूसरे दिन गोपाल जब सोकर उठा तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आज पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा पेट इतना फूला हुआ क्यों है? कल मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था, कहीं मेरा पेट न खराब हो जाए। आज कुछ भी नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन गोपाल की शादी थी। गोपाल शादी को लेकर चिंतित हो गया कि कहीं पेट की वजह से शादी में कोई अड़चन न आ जाए। गोपाल ने ढेर सारा हाजमोले की गोली खा ली। हाजमोले की गोली से शायद पेट को आराम मिले। गोपाल ने उस दिन कुछ नहीं खाया। सारा दिन गोपाल माता पिता के साथ शादी की शॉपिंग करता रहा। दूसरे दिन सुबह में गोपाल के पेट में गुड़ 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 की आवाज होने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में इतनी मरोड़ी क्यों हो रही हैं? गोपाल को बहुत तेज प्रेशर आ गया। वो भागकर टॉयलेट की तरफ गया। गोपाल को तेज प्रेशर के साथ लूज मोशन हुआ। अब कितना हल्का महसूस हो रहा है। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद गोपाल के पेट में फिर से मरोड़े होने लगी और उसे फिर से बहुत तेज प्रेशर आ गया। वो फिर भागकर टॉयलेट गया। इस बार भी उसे लूज मोशन हुआ। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरा पेट तो नहीं खराब हो गया? अब मैं क्या करूंगा? आज तो मेरी शादी है, सब मेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी हलवा, लड्डू और बैचलर पार्टी में ठूस ठूस कर खाने की? गोपाल ने मेडिकल स्टोर जाकर लूज मोशन की दवाई ली, लेकिन उस दवाई से उसे कोई राहत नहीं मिली। शाम हो चुकी थी। मनोरमा देवी गोपाल के कमरे में आई। गोपाल बेटे, तैयार हो जा, हमें बारात लेकर लड़की वालों के घर के लिए निकलना है। ठीक है माँ, तुम सारी तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। घर के बाहर बैंड बाजे वाले आ गए थे। बारात में जाने वाले सारे रिश्तेदार गोपाल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गोपाल को तो दस्त लग गए थे। वो बार बार टॉयलेट जा रहा था। मनोरमा देवी फिर आईं और गोपाल के कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि गोपाल टॉयलेट में है। गोपाल बेटे, बारात निकलने में देर हो रही है, फिर शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी तैयार हो जा बेटा।
तुम चलो माँ, मैं आ रहा हूँ। इधर गोपाल को बार बार दस्त लग रहे थे, जिस कारण बारात निकलने में देर हो रही थी। उधर लड़की वाले बारातियों का इंतजार कर रहे थे। बारात नहीं आने के कारण रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे कि शायद लड़के वाले दहेज में कमी के कारण नाराज हो गए हैं, इसीलिए बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। ये बात बीना के कानों तक पहुंची। ऐसा नहीं हो सकता, गोपाल और उसके घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने दहेज की कोई डिमांड नहीं की, बल्कि उन्होंने तो दहेज लेने से इनकार कर दिया था। इधर बीना के माता पिता बारात नहीं आने के कारण परेशान थे। बीना के पापा, अभी तक बारात नहीं आई, क्या बात हो गई? कहीं लड़के वालों की कोई डिमांड तो नहीं है? तुम चिंता मत करो बीना की माँ, मैं अभी गोपाल के माता पिता से बात करता हूँ। राजेंद्र जी ने गोपाल के पिता सुरेश को फोन किया। भाई साहब, हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन बारात लेकर आ जाइए। यहाँ हम सभी लोग बारात का इंतजार कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, गोपाल को तैयार होने में जरा वक्त लग रहा है। तभी गोपाल दूल्हे के रूप में तैयार होकर बाहर आ गया। लीजिए भाई साहब, गोपाल आ गया, बस हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं। गोपाल घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर निकल पड़ा। एक टैबलेट मैंने अभी खा ली है, अब शायद 10 नहीं लगेंगे। अब मैं आराम से ससुराल पहुँच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद बारात बीना के दरवाजे पर लगी। गोपाल घोड़ी से कूदकर जैसे ही नीचे उतरा, उसके पेट में फिर से तेज मरोड़े होने लगी। ये क्या हो रहा है यार, अब मैं यहाँ कैसे टॉयलेट जाऊंगा? गोपाल को बहुत तेज प्रेशर आने लगा। इधर बीना के घर वाले उसका स्वागत कर रहे थे। बीना की माँ गोपाल की आरती उतार रही थी, लेकिन गोपाल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। गोपाल को परेशान देखकर बीना की माँ मंजुला ने कहा, क्या बात है दामाद जी, आप कुछ नाराज लग रहे हैं। अगर आपके स्वागत में हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी तरफ से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो जरा यूं ही नई जगह है ना, और भीड़ भी बहुत है, इसलिए घबराहट लग रही है। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। स्वागत के बाद गोपाल को जयमाला की रस्म के लिए स्टेज पर ले जाया गया। जयमाला की रस्म होने ही वाली थी। बीना भी अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर आ गई। इधर गोपाल का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। उफ, क्या करूं यार, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। इतने लोगों के सामने कहीं मेरी शेरवानी में पॉटी ना निकल जाए। गोपाल के चेहरे के हाव भाव साफ साफ बता रहे थे कि वो किसी मुसीबत में है। इधर जयमाला की रस्म शुरू हो चुकी थी और बीना ने जयमाला गोपाल के गले में डाल दी। अब गोपाल की बारी थी, लेकिन जैसे ही गोपाल ने जयमाला अपने हाथ में उठाई, जोर से उसकी हवा छूट गई। पूरे मंडप में बदबू फैल गई। गोपाल का प्रेशर भी बेकाबू हो चुका था। गोपाल के मुंह से आवाज निकली, अब और बर्दाश्त नहीं होता। बीना, मुझे 10 लग रहे हैं, बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है। जयमाला की रस्म बाद में करूंगा, पहले मुझे टॉयलेट ले चलो। ठीक है, मेरे साथ आइए। बीना स्टेज से उतरने लगी और गोपाल उसके पीछे पीछे जाने लगा। जयमाला की रस्म अधूरी छोड़कर दूल्हे को दुल्हन के पीछे पीछे जाता देख शादी में आए लोग हैरान रह गए। ए राम, क्या जमाना आ गया है, अभी जयमाला की रस्म भी नहीं हुई और दूल्हा दुल्हन हनीमून मनाने चल दिए। और लोग भी न जाने क्या क्या बोलने लगे। इधर बीना गोपाल को अपने कमरे में ले गई और उसे टॉयलेट का रास्ता दिखाया। टॉयलेट में जाकर गोपाल को काफी राहत महसूस हुई। इधर इन सब बातों से अनजान बीना के माता पिता बीना के कमरे में आ गए। वे दोनों काफी गुस्से में थे। बीना, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए? तुम शादी के मंडप को छोड़कर दूल्हे के साथ रंग रलियां मनाने यहाँ आ गई। बेटी, शादी होने का तो इंतजार कर लेती। तभी गोपाल टॉयलेट से बाहर आ गया और बीना के माता पिता से बोला, माँ जी, बाबूजी, इसमें बीना की कोई गलती नहीं है। दरअसल मुझे 10 लग रहे हैं। मैंने ही बीना को कहा था कि मुझे टॉयलेट तक ले जाए, नहीं तो सारे मेहमानों के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाती। 10 के कारण ही बारात आने में भी देर हो गई। गोपाल ये सब बोल ही रहा था कि उसके पेट में फिर से मरोड़े होने लगी और वो भागकर टॉयलेट में गया। गोपाल की हालत बिगड़ता हुआ देखकर बीना के पिता राजेंद्र ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर गोपाल का चेकअप किया। इन्होंने काफी उल्टा सीधा खाया है, जिस कारण इनका पेट खराब हो गया है। मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में दस्त रुक जाएंगे। इन्हें अभी खाने के लिए कुछ भी मत दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने गोपाल को एक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद गोपाल बिल्कुल ठीक हो गया, जिसके बाद जयमाल की अधूरी रस्म पूरी की गई। अब गोपाल बहुत खुश था, लेकिन अपनी ही शादी में वो कुछ भी नहीं खा सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कुछ भी खाने के लिए मना किया था। शादी में आए सभी मेहमानों को तरह तरह के पकवान खाता देखकर उसका भी खाने का बहुत मन हो रहा था।
कंट्रोल गोपाल कंट्रोल, कुछ खाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो पूरी रात जागना है और शादी की रस्में पूरी करनी है। इस तरह से गोपाल की शादी संपन्न हुई। 10 बच्चों वाला बाप। ये कहानी है 10 बच्चों के बाप घनश्याम की। 10-10 बच्चों को पालना घनश्याम के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन एक दिन घनश्याम को कोई ऐसी चीज मिली जिसने उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दी। तो देखते हैं क्या थी वो चीज और घनश्याम ने अपने 10-10 बच्चों को कैसे पाला। रात के 10 बज चुके थे। घनश्याम खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि तभी उसने घर के बाहर बच्चों के रोने की आवाज सुनी। इतनी रात को ये बच्चों के रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये तो नवजात शिशुओं की आवाजें लग रही हैं। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। घनश्याम ने बाहर जाने के लिए जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके दरवाजे पर 2 नवजात बच्चे रखे हुए थे। दोनों बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे। हे भगवान, इन नवजात बच्चों को यहाँ रखकर कौन चला गया है? मुझ गरीब के घर को अनाथालय समझ रखा है। अब मैं 10-10 बच्चों को कैसे पालूंगा? जी हाँ, सही सुना आपने, 10-10 बच्चे। दरअसल घनश्याम एक गरीब मजदूर था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाता और अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन वो जो भी पैसे कमाता उससे उसके और उसके परिवार का एक वक्त का खाना भी भरपेट नहीं मिल पाता था, क्योंकि घनश्याम के अपने 8-8 बच्चे थे और आखिरी 8वें बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी पत्नी राधा की मौत हो गई थी। घनश्याम अकेला ही अपने बच्चों को पाल रहा था और अब तो घनश्याम के पास 10 बच्चे हो गए थे। हे भगवान, 10-10 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी कुछ इंतजाम कर दो। बेचारा घनश्याम उन दोनों मासूम बच्चों को दूध पिलाकर सुला देता है। दूसरे दिन, अब इन दोनों बच्चों को छोड़कर काम पर कैसे जाऊं? अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो आज रात के खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और इन बच्चों के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगा? घनश्याम ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी सबसे बड़ी बेटी त्रिशा बोली, बाबा आप परेशान मत हो, आप अपने काम पर जाओ, इन बच्चों को मैं संभाल लूंगी। त्रिशा बेटी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अब मैं काम पर जा सकता हूँ। तुम अपना और बाकी बच्चों का ख्याल रखना। 12 साल की त्रिशा घनश्याम की सबसे बड़ी बेटी थी। घनश्याम जब काम पर जाता तब त्रिशा ही सब बच्चों का ध्यान रखती। लेकिन आज तो उसे उन दोनों नवजात शिशुओं का भी ध्यान रखना था। लेकिन त्रिशा ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरी की। शाम को जब घनश्याम घर लौटा, बाबा मैंने उन दोनों बच्चों को दूध पिला दिया था और सब बच्चों को खाना भी खिला दिया था, लेकिन अब दूध खत्म हो गया है। अब हम रात में उन दोनों बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगे? घनश्याम देखता है कि उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे। वो मन ही मन सोचने लगता है, इतने पैसों में तो 9 लोगों के लिए खाना भी नहीं आ पाएगा। फिर इन दोनों बच्चों के लिए दूध कैसे लाऊं? काश मेरे पास कोई जादू होता तो मैं उस जादू से इन सब बच्चों को भरपेट खाना खिला पाता। घनश्याम त्रिशा से कहता है, त्रिशा बेटी, मैं थोड़ा आटा और दाल ले आता हूँ और दूध भी लेकर आऊंगा। तुम सबके लिए खाना बनाना, लेकिन मेरा खाना मत बनाना। क्यों बाबा, आपके लिए खाना क्यों ना बनाऊं? वो बेटी, आज मेरे पेट में दर्द है, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर घनश्याम राशन लाने के लिए घर से बाहर निकल गया। लेकिन त्रिशा सब समझती थी। हम सब भूखे ना रह जाएं, इसलिए बाबा आज खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मैं बाबा को भूखा नहीं सोने दूंगी। उधर घनश्याम ने अपने हिस्से का राशन बचाकर उन्हीं पैसों से दूध खरीद लिया। त्रिशा ने सबके लिए खाना बनाया और खुद एक रोटी कम खाकर घनश्याम को एक रोटी खिलाई। बाबा आज मेरे पेट में भी दर्द है, इसलिए मैं एक ही रोटी खाऊंगी। एक रोटी आप खा लो। मेरी बच्ची मुझसे झूठ बोलने लगी है। आपसे ही सीखा है बाबा। जिस तरह आप हम सभी बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, उसी तरह हम भी आपको भूखा नहीं रहने देंगे। त्रिशा की बातें सुनकर घनश्याम की आंखों में आंसू आ गए। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। घनश्याम को जिस दिन अच्छे पैसे मिलते उस दिन वो खाना खाता, और जिस दिन उसे कम पैसे मिलते उस दिन वो खुद भूखा ही रह जाता। लेकिन अपने 10-10 बच्चों को वो कभी भूखा नहीं सोने देता। एक दिन घनश्याम रोज की तरह मजदूरी का काम ढूंढने के लिए सुबह सुबह घर से निकला। वो सड़क के किनारे किनारे चल रहा था कि तभी उसके पैर से कोई चीज टकराई। उसने देखा
तो वो एक घड़ी थी जो बिल्कुल नई लग रही थी। घनश्याम ने उस घड़ी को उठा लिया। अरे, ये किसकी घड़ी है? ये तो बहुत महंगी लग रही है। लगता है किसी ने अभी अभी इस घड़ी को दुकान से खरीदा था। लेकिन मैं कैसे पता करूं कि इस घड़ी का मालिक कौन है? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। इसे बेच देता हूँ, इससे मुझे आज अच्छे पैसे मिल जाएंगे और तब तक इसे पहन लेता हूँ। ऐसा सोचकर घनश्याम ने उस घड़ी को पहन लिया और सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे अपने सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया और वो आदमी घनश्याम को धक्का मारते हुए निकल गया। अरे, ये तो मुझे धक्का मारकर चला गया। क्या इसे मैं दिखाई नहीं दे रहा था? घनश्याम ने उस आदमी को आवाज लगाई, लेकिन उस आदमी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तभी घनश्याम को एक और आदमी ने धक्का मारा और उसके सामने से निकल गया। घनश्याम सोचने लगा, क्या ये लोग अंधे हो गए हैं या फिर मैं ही किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ? ऐसा सोचकर घनश्याम एक घड़ी की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, अरे भाई साहब, मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ। लेकिन दुकानदार ने घनश्याम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब घनश्याम ने सोचा कि मैं तो इसके सामने ही खड़ा हूं, लेकिन दुकानदार फिर भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है। तब घनश्याम ने अपनी घड़ी उतारी और दुकानदार की आंखों के सामने ले गया और उसे घड़ी दिखाने लगा। तभी अचानक दुकानदार घबरा गया और बोला, तुम कौन हो और दुकान के अंदर कब आए? मैंने तुम्हें अंदर आते हुए नहीं देखा। तो ये सब इस जादुई घड़ी का कमाल है। इसे पहनते ही मैं किसी को दिखाई देना बंद हो जाता हूँ और इसे उतारते ही मैं सबको दिखाई देने लगता हूँ। ये घड़ी तो मेरे बहुत काम आ सकती है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बेचूंगा। और घनश्याम दुकानदार से बिना कुछ कहे दुकान से बाहर आ गया और उसने घड़ी बेचने का इरादा बदल दिया। इस घड़ी की मदद से मैं अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सकता हूँ। और घनश्याम ने वो घड़ी पहन ली, जिसके बाद वो लोगों को दिखना बंद हो गया। उसके बाद घनश्याम सबसे पहले कपड़े की एक बड़ी सी दुकान में गया और वहां से उसने अपने 10 बच्चों के लिए कपड़े उठा लिए। उसके बाद घनश्याम खाने की दुकान पर आ गया और वहां से उसने बहुत सारी फल, मिठाइयां और खाने के दूसरे सामान भी उठा लिए। और सबसे अंत में घनश्याम एक बड़ी सी राशन की दुकान में गया और वहां से उसने महीने भर का राशन उठा लिया। अपनी अपनी दुकानों से सामान को हवा में जाता हुआ देखकर सारे दुकानदार घबरा गए और कोई भूत या चुड़ैल का साया समझकर दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए। भूत, भागो भागो भागो, भूत आया, भूत, भागो रे। घनश्याम ये सब देखकर हंसने लगा और हंसता हुआ वो सारा सामान लेकर अपने घर आ गया। घर के दरवाजे पर आकर उसने अपनी जादुई घड़ी उतार दी। घनश्याम को इतने सारे कपड़े, मिठाइयां और खाने के सामान के साथ देखकर उसके 10 बच्चे बहुत खुश हुए। अरे, बाबा तो आज बहुत सारी मिठाई लाए हैं। तुम भी खाओ ना बाबा। मैं तो ढेर सारे फल खाऊंगा। मैंने कभी इतने सारे फल नहीं देखे। सभी बच्चों ने नए कपड़े पहने और ढेर सारी मिठाइयां खाईं। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर घनश्याम भी बहुत खुश था। आज सबने पेट भरकर खाना खाया और सो गए। रात में सोते समय घनश्याम सोचने लगा, आज का दिन तो अच्छा निकल गया, लेकिन ये काम रोज रोज नहीं कर सकता। लोगों को शक हो जाएगा और मैं एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मुझे कुछ और काम करना होगा। ये सब सोचते सोचते घनश्याम की आंख लग गई। घनश्याम ने महीने भर का राशन तो घर में जमा कर लिया था, इसलिए महीने भर उसे काम की कोई चिंता नहीं थी। वो रोज सुबह अपनी जादुई घड़ी पहनकर घर से बाहर निकल जाता और लोगों की मदद करता। कभी वो किसी दुकान से चोरी करते हुए चोरों को पकड़ लेता, तो कभी किसी गरीब, बेसहारा और बुजुर्गों की मदद करता। इस तरह से घनश्याम भलाई का काम करता। पूरे शहर में गायब के नाम से घनश्याम की चर्चा हो रही थी। एक बार तो घनश्याम ने एक बैंक में डाका डालते हुए डकैतों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह से घनश्याम ने बैंक के पैसे भी लुटने से बचा लिए और बैंक कर्मियों की जान भी बचा ली। ये सब देखकर पुलिस ने कहा, तुम जो कोई भी हो, तुमने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा, इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने आना होगा। ये सुनकर घनश्याम ने अपनी जादुई घड़ी उतार दी और पुलिस के सामने आ गया। घनश्याम को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानते कि आज तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। इन डकैतों को पकड़ने के लिए कई महीनों से हमारी स्पेशल टीम लगी हुई थी, लेकिन हम फिर भी इन्हें नहीं पकड़ पाए। तुमने इन डकैतों को पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ में एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अब मैं अपने 10-10 बच्चों को आराम से पाल पाऊंगा। 10-10 बच्चे? हाँ मालिक,
मेरे 10 बच्चे हैं, लेकिन गरीबी के कारण मैं उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला पाता था। मैं चाहता तो अपनी शक्ति से कहीं से भी पैसे ले आता, लेकिन मैं अपने बच्चों को ईमानदारी की रोटी खिलाना चाहता हूँ और उन्हें ईमानदारी से जीना सिखाना चाहता हूँ। मैंने जिस जिस दुकानों से कपड़े और खाने के सामान उठाए थे, मैं अब उन सबको उनके पैसे वापस कर दूंगा। बहुत खूब, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है। और कुछ ही दिनों के बाद घनश्याम को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का चेक दिया गया और साथ ही उसी बैंक में गार्ड की नौकरी भी दी गई। उन पैसों से सबसे पहले घनश्याम ने उन सभी दुकानदारों को उनके पैसे लौटा दिए जहां से वो सामान उठाकर लाया था, और बचे हुए पैसों से घनश्याम ने अपने बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और मिठाइयां खरीदी। अब घनश्याम रोज ड्यूटी पर भी जाने लगा। घनश्याम और उसके 10-10 बच्चों के गरीबी के दिन दूर हो गए थे। घनश्याम ने अपने 10 बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। अब मुझे इस जादुई घड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस घड़ी को हमेशा अपने पास रखूंगा। हो सकता है फिर कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। और इस तरह से घनश्याम अपने 10-10 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। Please subscribe this channel.